लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा है क्या जिसको लेकर इतना कोहराम मच रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि यूजीसी के जो नियम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने के नाम पे लाए गए, उन्हीं नए नियमों से क्यों सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति भेदभाव का बढ़ने का आरोप लग रहा है। यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं, पहले वो देखिए। यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। इसका मकसद बताया कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बराबरी और सम्मान सुनिश्चित होगा। किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग, वर्ग या किसी के आधार पर भेदभाव को रोकने का मकसद यह बताया गया। लेकिन इस नियम में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। नए नियम के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन होगा। अगर शिकायत मिलती है तो तय समय में शिकायत निपटाने की व्यवस्था भी होगी। इन संस्थाओं को अधिकार होगा कि वो कैंपस में व्यवहार पर नजर रखेंगे, शिकायतों की जांच करेंगे और कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। यूजीसी के ये नए नियम सरकार के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर भी लागू हैं। यूजीसी के नए नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को खास प्राथमिकता देने का ही आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है तो जनरल कैटेगरी के साथ नहीं हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों का इरादा यानी इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कि सवाल पूछने पे मजबूर करते हैं। भाई इंटेंशन आपका है कि किसी के साथ भेदभाव ना, सबको बराबरी से देखा जाए, तो सब में जनरल नहीं आना चाहिए। फ्रेमवर्क में जो कमियां हैं उसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। यूजीसी के नियम के मुताबिक किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो। नियमों के मुताबिक लिंग में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आते हैं, यानी जेंडर में सब कवर कर दिए। लेकिन जाति के मामले में ऐसी स्पष्टता नहीं है। जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी से भेदभाव बताया गया। अगर लिंग के आधार पर पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर से भेदभाव हो सकता है तो हर जाति के लोग का भेदभाव का शिकार क्यों नहीं हो सकते। भाई नियमों में जांच के लिए सबूत का भी कोई तय मानक नहीं है, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना है कि भेदभाव हुआ है, बल्कि जिस पे आरोप लग रहा है वो साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूं। अरे ये क्या बात हुई बॉस। भेदभाव का आरोप अगर गलत साबित हुआ तो आरोप लगाने पर जुर्माना या एक्शन का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर पता चला कि आपने झूठे आरोप लगा दिया, किसी को फंसाने के लगा दिया, तो आप पे कुछ एक्शन हो सकता है, वो प्रावधान ही नहीं है। तो भाई आपने तो कोई कुशन ही नहीं दिया है कि भाई झूठा आरोप कोई ना लगाए। पहले से एससी, एसटी एक्ट लागू ही था। अब यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी वर्ग को भी सुरक्षा दे दी गई, जबकि इसी देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारे लगते आए हैं। क्या वो भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आता है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव में नहीं आता है। यानी इस पूरे नियम में दो बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि भाई एक तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा, और फर्जी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कुछ एक कुशन क्यों नहीं दिया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्यों नहीं दिया कि कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के लिए कोई राहत ही नहीं है। एक तरीके से मान लिया गया कि जनरल कैटेगरी के छात्रों से भेदभाव हो ही नहीं सकता, यही भेदभाव करेंगे। और दूसरी बात यह कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर किसी ने लगा दिया कोई झूठा आरोप तो एक तो उसको डर नहीं होगा कि भाई झूठा लगा रहे हैं तो फंसेंगे तो क्या होगा, और दूसरी बात जिस पर लग रहा है उसको साबित करना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, लगाने वाले को साबित नहीं करना है। अब यही लोगों की चिंता का विषय बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एससी, एसटी, ओबीसी गलत ही आरोप लगाता है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ इस देश में, हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ यह मान के चले, या उनके साथ उन पर गलत आरोप लग सकता है यह भी मान लें। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग होने की आशंका जनरल कैटेगरी को सता रही है। आप देखिए जनरल कैटेगरी के छात्रों से नए नियमों की धमकी देकर कोई भी काम कराया जा सकता है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ने की आशंका है, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पर। किसी भी फर्जी केस में फंसाने का डर हमेशा सताता रहेगा उनको। उच्च शिक्षा संस्थानों में राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पढ़ाई की जगह कॉलेज में जातिवाद बढ़ेगा, छात्रों के बीच जाति आधारित दूरियां बढ़ सकती हैं। भाई आप देखिए ना, आप कह रहे हिंदू एक है तो सेफ है, जब एक है तो सेफ है ये है, तो फिर उसको अलग अलग देख क्यों रहे हैं आप? कल को भाई दोस्ती कैसे होगी?
मां बाप तो डर के मारे समझा के भेजेंगे, भाई दूर रहना, कल को किसी से कुछ कह दिया तो कांड हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लोग एक दूसरे से दोस्ती करने के पहले यह चेक करें कि तुम जनरल हो कि तुम ओबीसी हो, क्या तुम एससी एसटी हो। यह चाहता है यूजीसी। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम हिंदुओं को बांट रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच दूरियां इससे बढ़ सकती हैं। यूजीसी के नए नियमों की तुलना लोग 2011 में कांग्रेस एक कम्युनल बिल लाई थी उससे कर रहे हैं। सोचिए क्या दिन आ गया है कि बीजेपी के नियम की तुलना कांग्रेस के जमाने में भेदभाव से हो रही है। और उस बिल का बीजेपी ने विरोध किया था। उस बिल में दंगे की स्थिति में अल्पसंख्यक को पीड़ित और बहुसंख्यक को दोषी पहले से मान लिया गया था। अरुण जेटली, बीजेपी, सबने तब विरोध किया था कि अरे आप ऐसे कैसे मान लिए कि अल्पसंख्यक हमेशा विक्टिम ही होगा और बहुसंख्यक हमेशा प्रताड़ित करने वाला होगा या हिंसा करने वाला होगा। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया था मुस्लिम वोट के लिए, बीजेपी वही नहीं कर रही है ओबीसी एससी एसटी वोट के लिए। क्या आपने पहले ही मान लिया है कि जो विक्टिम होगा वो एससी एसटी ओबीसी होगा और जो प्रताड़ित करेगा वो जनरली होगा? क्या फर्क रहा फिर कांग्रेस और बीजेपी? यूजीसी के नए नियमों की तुलना कांग्रेस के कम्युनल बिल से हो रही। आप देखिए कि कांग्रेस जो बिल ला रही थी उसमें था क्या। कम्युनल वायलेंस बिल का नाम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेशंस रखा था। और इस 2011 में अगर कानून पास हो जाता तो सबसे खराब कानूनों में से एक होता, क्योंकि यह बिल मानता था कि कम्युनल हिंसा के शिकार सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक और एससी एसटी हो सकते हैं। इसके विरोध में अरुण जेटली ने तब कहा था कि बिल बहुसंख्यक विरोधी है और मानता है कि कम्युनल हिंसा में हमेशा बहुसंख्यक दोषी होता है। आज पब्लिक पूछ रही है कि बीजेपी ने क्या अलग किया, यूजीसी ने क्या अलग किया है। फिर ऐसा ही कांड यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के साथ किया गया है, क्योंकि पहले से ही मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग पीड़ित हो ही नहीं सकता। इसी से सबसे बड़ी चिंता इन नियमों के दुरुपयोग को लेकर हो रही, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि झूठी शिकायतें अगर हुई तो सुरक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं। ऐसे में सामान्य वर्ग का छात्र कहां जाएगा? और इसी से सामान्य वर्ग में गुस्सा है। लेकिन जब इस गुस्से को लेकर सरकार के मंत्रियों से सवाल किए गए तो आप देखिए क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से यूजीसी पर सवाल पूछा गया तो वो हर हर महादेव के नारे लगा के चल दिए। सुनिए एक बार। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय साहब हरिहर नाथ की जय। पातलेश्वर नाथ की जय। आप सोचिए बॉस, एक मंत्री से पूछा जा रहा है कि भाई सवर्णों में नाराजगी है, जनरल कैटेगरी में नाराजगी है। वो जवाब देने की बजाय, अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करने की बजाय हर हर महादेव के नारे लगा के हंसते हुए चल दिए। यही इनकी जिम्मेदारी है। सोचिए, सामान्य वर्ग का इतना गुस्सा हर जगह दिख रहा है और मंत्री से सवाल हो रहे हैं तो जवाब में हर हर महादेव करके निकल लिए। यह स्थिति तब है जब आप देखिए कि सामान्य वर्ग वो वर्ग है जो भर भर के बीजेपी को वोट देता है। मैं आपको याद दिला दूं, इनको अगर किसी को याद नहीं है तो उनको याद रहना चाहिए कि जनरल कैटेगरी अपना कलेजा निकाल के दे देती है बीजेपी। आप 2024 का चुनाव देखिए, बीजेपी को किसने कितना वोट दिया। बीजेपी को वोट देखिए 2024 का, आपको बता रहा हूं। हिंदू जनरल कास्ट, उसने कितना वोट दिया आपको पता है? 53%। बॉस, आधे से ज्यादा जनरल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और 2019 में भी यही 53% था, यानी सेम टू सेम रिपीट हुआ। लेकिन हिंदू अपर ओबीसी अगर आप देखिए, हिंदू अपर ओबीसी, उसने कितना वोट किया बीजेपी के लिए? 39%। हिंदू लोअर ओबीसी अगर आप देखेंगे, हिंदू लोअर ओबीसी ने वोट किया 49% बीजेपी के लिए। और अगर आप 2019 के चुनाव से कंपेयर कीजिएगा तो बीजेपी को इतना ही 2019 में भी जनरल कैटेगरी ने वोट किया था। हिंदू अपर ओबीसी जो है वो 41% था, यानी -2% हो गया 2024 में। और हिंदू लोअर ओबीसी जो 48% था वो बढ़ के 49% हुआ। और ये लोक नीति CSDS के आंकड़े आपको बता रहा हूं।
तो भाई अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो जनरल कास्ट आपके साथ हमेशा खड़ा मिलता है, और इसलिए उसको नाराजगी लग रही है कि जब यहां सब एक होकर वोट देते हैं तो आप काहे जनरल कास्ट को अलग करके देख रहे हैं। बीजेपी को तो मुखर होकर सामान्य वर्ग के मामले में बोलना चाहिए, लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा, बाकी लोग बोल रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए? यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने के में भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? भेदभाव को कैसे परिभाषित कीजिएगा? शब्दों से, कार्यों से, धारणाओं से? कैसे? यूजीसी की अधिसूचना या तो वापस ली जाए या फिर उसमें जरूरी संशोधन किए जाए। आप सोचिए, लोग बोलने लगे हैं बॉस, और बीजेपी की तरफ से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। हर हर महादेव के नारे लगा के निकल लिए। और बीजेपी के जो सांसद बोल भी रहे हैं उनमें एक नाम है निशिकांत दुबे का। पहले तो वो नए नियमों का समर्थन कर रहे थे, फिर उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू किया कि क्या ही कर रहे हैं बॉस। विरोध तेज होने लगा तो अब वो बदलाव और संशोधन की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। कौन भ्रांति है बॉस, बताइए ना, लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अगर भ्रांति है तो आपके मिनिस्टर हर हर महादेव बोल के क्या चले गए? भ्रांति बताते, दूर करते। लाखों हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है या हिंदी पढ़ने नहीं आती है, जो भ्रांति है बताइए कौन सी है? संविधान के आर्टिकल 14-15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है, यही तो सब कह रहे हैं। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को पीएम मोदी की वजह से मिला है। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद सभी पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय सिर्फ मोदी सरकार ने दिया। इंतजार करिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। तो भाई भ्रांतियां खत्म होंगी तो कर दीजिए, बता दीजिए क्या भ्रांति है, और कुछ गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए। और नरेंद्र मोदी ने इस देश में काम किया है, इसीलिए लोगों से को नरेंद्र मोदी से उम्मीद रहे कि वो इसको ठीक कर लेंगे। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि राहुल गांधी के फैन और नरेंद्र मोदी के फैन में यही फर्क है। नरेंद्र मोदी के फैन जो हैं वो विरोध करने लग जाते हैं तुरंत, राहुल गांधी वाले नहीं करते। बहुत से राहुल गांधी के फैन हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरा परिवार है, मोदी का परिवार पढ़ते हैं ना हैशटैग मोदी का परिवार, तो परिवार के लोग खुद बताते हैं बॉस। जब ये पता लगने लगता है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें घर में आग लग जाएगी, तो परिवार का ही आदमी बताता है। फैन का क्या है, यहां लटका है कल वहां लटकेगा। परिवार के लोगों को चिंता होती है कि घर में आग ना लग जाए, और इसलिए वो नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, बीजेपी की सरकार को बता रहे हैं। और ये कोई भेदभाव की बात नहीं है। SC ST OBC के साथ समाज में भेदभाव हुआ है, इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन किसी एक को आगे लाने के लिए दूसरे को कोहनी मार के पीछे कर देना रास्ता नहीं होता है। और कम से कम अगर आप उनको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके साथ गलत ना हो, तो यह प्रोविजन तो कर दीजिए कि कोई झूठी शिकायत करेगा तो उस पर ऐसा एक्शन होगा कि झूठी शिकायत करने वाले की रूह कांप जाए। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करने वाले भी खुलकर आ चुके हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करेगा तो 85% बहुजन समाज सरकार को हिला देगा। यानी जिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी मुश्किल से जो हिंदू जातियों में बंटता था उसको एकजुट किया, अब यूजीसी का नया नियम उसे ही जातियों में बांट दे रहा है, और लोग आ गए लाइन में लगकर उसका फायदा लेने। देखिए, यह बात तो सबको पता है कि अगर शिकायतों में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो नियमों का दुरुपयोग होगा ही होगा। सामान्य वर्ग का जो डर है वो आप SC ST एक्ट के दुरुपयोग के आरोपों से समझ सकते हैं। 2023 में पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट जो कि लोकसभा में पेश की गई, उसके मुताबिक 5 साल में दिल्ली में SC ST एक्ट का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1.02% था। 2018 और 31 मार्च 2023 के बीच 488 मामलों में सिर्फ 5 में कन्विक्शन हुआ। 65 मामलों में आरोपी दोषमुक्त साबित हुए। सोचिए आप, हम ये नहीं कह रहे कि सभी आरोप गलत ही होते, बहुत से जेन्युइन आरोप भी होते हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, और ये बड़ी बड़ी अदालतों में कहा जा चुका है कि भाई ऐसा हुआ है। तो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा? और इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसके बारे में क्यों मौजूदा सरकार नहीं सोच रही। और मुझे उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी लगातार सनातन के लिए काम किए हैं, हिंदुओं के लिए काम किए हैं,
एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिए हैं, वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये किसी एक के घर की बात नहीं है बॉस। ये भेदभाव अगर होने लगा, ये दिक्कतें आने लगी, तो कौन कौन बचेगा भाई? ये बड़ा प्रश्न है। और सिर्फ दो बात कही जा रही है कि भाई जनरल को भी उसमें शामिल कर दीजिए अगर उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है तो, और दूसरी बात कि भाई कोई झूठी शिकायत करेगा तो ऐसा कड़ा प्रावधान रखिए, वो सबके लिए कर दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। बागेश्वर बाबा ने सनातन बचाने का कौन सा 5G मंत्र दिया कि 6 लाख हिंदुओं की भीड़ आ गई? बागेश्वर बाबा की कथा में ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान, सारे रिकॉर्ड टूट गए? अब इसका चैप्टर देखिए। जब हिंदुओं की बात हो ही रही है तो बागेश्वर बाबा जो है वो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम कर दरबार लगाते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को एकजुट करो, गौरक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बागेश्वर बाबा को अपनी मुहिम में जिस तरह का समर्थन हिंदुओं से मिल रहा है, वो देश में हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाने वाले इकोसिस्टम को हजम नहीं होता। इसलिए कभी पर्ची खोलने पर, कभी बिना लाग लपेट के बोलने पर, सब चीज पर बागेश्वर बाबा पे प्रश्न उठ जाता है। लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है, वो हर सवाल के बाद अपनी मुहिम में और मजबूती के साथ जुट जाते हैं।